हेलो बच्चों, आज हम एटॉमिक लेक्चर का 4th पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स वाला करके यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। अगर मन है नहीं देखे हो तो भी ये वीडियो समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वांटम नंबर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का और ये एक नया कंसेप्ट है और ये समझ में बहुत कम आ रहा था। इसके पहले की चीज़ें शायद बुक से आपको समझ में आई हो, अपनी कोचिंग में आई हो, जहाँ भी पढ़ रहे थे। क्वांटम नंबर्स में कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट हिलने लगा कि ये चीज़ें हैं क्या। जिन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको भी आएगा, जिनको लग रहा है उनको आता है उनको भी नई चीज़ें मिलेंगी। तो क्वांटम नंबर्स है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई क्वांटम नंबर्स की? देखो, बोहर ने जो मॉडल दिया था, नील बोहर ने एक मॉडल दिया था। बोहर ने जो मॉडल दिया था उसने कहा था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा। ये तो सबको पता था, हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा। बट इसके बाद डी ब्रोए और हीजनबर्ग ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन वेव है मतलब इसके पहले के जितने मॉडल थे सब पूरी तरह से गलत हो गए। अभी तक सारे मॉडल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बनाकर घुमा रहे थे, चाहे बोर का हो चाहे रदरफोर्ड का। अब डी ब्रोए और हीजनबर्ग ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, यानी ये पूरे जितने भी सिस्टम थे सब गलत हो गए। यार इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है नहीं, वेव है। और वेव कैसे ऐसे घूम सकती है? वेव देखिए कभी नहीं। सो इस मॉडल का नाम रखा गया वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और इसका एक नाम रखा गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मतलब होता है बहुत छोटी सी चीज, बहुत छोटा। तो क्वांटम मतलब एटम के अंदर जब भी बात करेंगे तो क्वांटम लेवल कहते हैं उसको। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि हम इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स आ गई। ये मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। तो आप इलेक्ट्रॉन को वैसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उस तरह से बता ही नहीं सकते, ये एक वेव है। डिस्कवरीज चलती रही, रिसर्च चलती रही और इस सीरीज में सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट जो आए वो थे श्रोडिंजर, इरविन श्रोडिंजर। ठीक है, सबसे बड़े साइंटिस्ट जो इस लीग में आए वो थे इरविन श्रोडिंजर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो वेव था उस वेव की इक्वेशन बता दी। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा किस लिए? जो साउंड की वेव थी वो डिस्कवर हो चुकी थी, उसका फॉर्मूला हमारे पास था। जो लाइट की वेव थी उसका भी फॉर्मूला, उस वेव को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारे पास था। पर ये जो वेव है इलेक्ट्रॉन वेव, ये एक नई तरह की वेव है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहा? वेव की तरह, मैटर वेव। इसकी अभी तक किसी ने इक्वेशंस नहीं लिखी थी, इन वेव को डिफाइन करने का तरीका किसी के पास नहीं था। वो श्रोडिंजर लेके आए इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव है। कौन सी वेव है? प्रोबेबिलिटी वेव। अब एक मैं बात बोल रहा हूं, अगर आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, आप जीरो से स्टार्ट करो तो डेफिनेटली कॉपी पेन ले लो। अगर आपने पढ़ा है तो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे मिलेंगे, तो कॉपी पेन प्लीज रख लीजिए, वरना आगे जाके बच्चों आपको दिक्कत होने लगेगी, आगे जाके चीज़ें भूलोगे। और ये थोड़ा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, कई चीज़ें रिलेट होंगी, फॉर्मुलेज बहुत तरह के आएंगे, नए नए नंबर्स आएंगे, पूरा नया टॉपिक है, इसलिए कॉपी पेन लेके नोट करते चलें जब हम बोले। तो इलेक्ट्रॉन को बोला प्रोबेबिलिटी वेव है, मतलब भाई इलेक्ट्रॉन एक वेव है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब हम ऑर्बिट बता ही नहीं सकते कहाँ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो प्रोबेबिलिटी, हम बोले यहाँ इलेक्ट्रॉन है, हम बताएंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, वो तो पूरे में है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसको हमने बोला श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, मैटर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन, जो नाम दे दो। वो इक्वेशन क्या है, ऑल्दो आपको उस इक्वेशन नहीं पढ़नी है, d2 अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन किया इसका, d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h प्लैंक कांस्टेंट e माइनस v इंटू जाई इज इक्वल्स टू 0। ये दो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सॉरी, और यहाँ पे ये जाई। तो ये इक्वेशन आपको ना याद करनी है ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझना है, बस इतना समझना है ये इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि y इज इक्वल्स टू 2x, ऐसी इक्वेशन होती है किसी चीज़ की, उस तरह से यहाँ y का रोल प्ले कर रहा है जाई, ये जो त्रिशूल बना है। जाई क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? जाई कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता। जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट, जाई भी कुछ रिप्रेजेंट करता है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं, हमको नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी।
इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जाई स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन की एक इक्वेशन बनाई डी ब्रोई ने। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, पार्टिकल तो है नहीं, वेव है, तो इलेक्ट्रॉन को जो एड्रेस बता रहे थे वो गलत बता रहे थे हम अभी तक। तो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का तरीका यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें और जाई स्क्वायर निकालेंगे हम। जाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी। तो आप समझ रहे हो ये इक्वेशन सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं। ये हुआ क्या है थोड़ा और समझो, ये क्या है, एक्स वाई जेड ये सब क्या आ रहा। अब इलेक्ट्रॉन वेव है, तो वेव 3 डायमेंशनल हो सकती है, वेव कहीं भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, वो 2 डायमेंशन में नहीं घूम रहा। श्रोडिंगर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में घूम रहा, एक्स में भी घूम रहा, वाई में भी घूम रहा और जेड में भी घूम रहा, 3D में है, किसी 3 डायमेंशन में है। तो बच्चों इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जो आपको पोजीशन मिलेगा, जो आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिलेगा, उसमें 3 वेरिएबल होंगे, क्योंकि वो अब एक्स वाई जेड में चला गया है। और वो 3 वेरिएबल 3 क्वांटम नंबर्स बनते हैं। ये था क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन। यहां से जो 3 डायमेंशन है, वो 3 डायमेंशन के लिए जो 3 वेरिएबल जिससे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मिले, वो 3 क्वांटम नंबर्स हैं। चौथा वाला यहां से नहीं आया है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं टोटल 4 हैं, पर 3 यहां से। मतलब इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन की जो सोल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हमको दिखाना नहीं है ना करना है, बस हमें पता करना है इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल्स। आंसर 3 वेरिएबल्स में आता है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या पोजीशन, और मैं बहुत स्पेसिफिकली बोला, दे रिप्रेजेंट दैट पोजीशन या दोज पोजीशंस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो अब मिल ही नहीं सकती, वो एक वेव है, वेव एग्जैक्टली कहां है किसी को नहीं पता। हीजनबर्ग का प्रिंसिपल गलत हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक छोटा सा पार्टिकल, उसकी पोजीशन एग्जैक्टली पता करोगे तो उसकी स्पीड गायब हो जाएगी, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल सकती। हमें वो पोजीशन पता चलेगी जहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेगा, बट वही इलेक्ट्रॉन है ये श्योर नहीं होगा। तो इससे हमको इसके जो इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन के जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 3 वेरिएबल्स आएंगे, एंड दीज 3 वेरिएबल्स आर 3 क्वांटम नंबर्स। दीज 3 वेरिएबल्स आर 3 क्वांटम नंबर्स n l m n l m, और एक क्वांटम नंबर और ऐड होगा s, और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे वो कहां से आया। ठीक है, टॉपिक क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या है बच्चों, क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स हैं n l m s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये 4 नंबर मिलकर हमें देते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। ये 4 नंबर पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल में किस जगह पर है ये पता चल जाए। 3 तो बताएंगे कि 3 डायमेंशन, और चौथा भी एक पॉइंट बताएगा जो आगे समझ में आएगा। और एग्जैक्टली बोले तो ये एड्रेस नहीं बता रहे इलेक्ट्रॉन का, ये वो जगह बता रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ये उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। तो इसको स्लैंग लैंग्वेज में एक तरह से, और मतलब नॉर्मल भाषा में कई लोग एक तरह से और बता सकते हैं। का ये है कि ऐसा समझ लो कि हमें आपका एड्रेस पता करना है, तो पहले हम बोलेंगे आप कहाँ रहते हो, अर्थ में रहते हो। फिर हम बोलेंगे अर्थ में कहाँ पे रहते हो, इंडिया में रहते हो। फिर इंडिया में कहाँ रहते हो, अपने सिटी में रहते हो। अपनी सिटी में कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, पता चल गया तो आपका घर पता चल गया। ऐसे भी कई लोग बताते हैं, या कई लोग बोलते हैं जैसे मान लो घर है ना, तो आप कहाँ रहते हो, किस सिटी में रहते हो, वहाँ पे कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, लोकेलिटी में कौन से घर में रहते हो, कौन से घर में कौन से रूम में रहते हो। ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 वेरिएबल्स हैं जो पता चलने पे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस पता चलेगा, और इन 4 नंबर्स को बोलते हैं अपन क्वांटम नंबर्स। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा।
अब एक चीज नहीं समझो कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही वेव बन गया बच्चों, अब उसका ये कंसेप्ट तो खत्म हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में रिवॉल्व नहीं करते, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉन्स डोंट रिवॉल्व इन ऑर्बिट, शेल और समथिंग। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, शेल में नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। एक नया कंसेप्ट आया, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। व्हाट इज एन ऑर्बिटल, व्हाट इज एन ऑर्बिट? तो ऑर्बिट तो सबको पता है, जो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 3D में है। अगर ऑर्बिटल की डेफिनेशन बुक में देखोगे यही लिखा होगा, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी of finding electron is maximum। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों, वो 3 डायमेंशनल एरिया को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में रहते हैं, ऑर्बिट्स में नहीं रहते। ये 3D मॉडल है, किस में रहते हैं? ऑर्बिटल में। और इन ऑर्बिटल का डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट ओरिएंटेशन। मेरी बात फिर से, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट ओरिएंटेशन। ये रहे 3 क्वांटम नंबर। 3 क्वांटम नंबर हमको इन ऑर्बिटल के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये 3 क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से आए। ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, different kind of size and different kind of orientation। x में ओरिएंटेट है, y में ओरिएंटेट है, z की तरफ है। चलिए अब मैं मानता हूं आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर का। सबसे पहला क्वांटम नंबर n को डिस्कस करते हैं। NLMS। तो सबसे पहले हम n को डिस्कस करते हैं। n को बच्चों हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और यहां प्रिंसिपल की वही स्पेलिंग होगी जो स्कूल के प्रिंसिपल की होती है, हेड ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली अगर मैं साफ बोलूं तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है, और n की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, और n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बस इतनी कंडीशन है। कोई भी इंटीजर हो सकती है जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, तो 1 2 3 4 5 6 लेके इन्फिनिटी तक n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब 1 होती है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, k शेल में, 2 है तो बोलते हैं l में, 3 है तो बोलते हैं m में, 4 है तो बोलते हैं n में, एंड सो ऑन। मतलब इसको कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं ये हमको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा किताब में लिखा होगा। पर असल में ये हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन दे रहा है साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, कि वो जो ऑर्बिटल है, वो जो 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो कितना बड़ा है। अगर फर्स्ट में है तो छोटा होगा, अगर 2 में है वो ऑर्बिटल तो बड़ा होगा, 3 वाले के लिए है तो और बड़ा होगा। ये बढ़ते जा रहे हैं इस तरफ, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला क्वांटम नंबर हमको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर इसको हम एकदम स्लैंग लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में बोलें तो शेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, कि फर्स्ट शेल में है, कि सेकंड शेल में है, कि थर्ड शेल में है। ठीक है, एक ऐसा भी कंसेप्ट बनाया गया है कि शेल है, ये शेल, ये शेल। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये एनर्जी के बारे में बताता है हमको, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाते थे एनर्जी बढ़ती थी, बोहर ने बताया था। तो इधर जाने पे एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, एक जनरल अगर ट्रेंड लें तो इधर जाने पे एनर्जी इंक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या nth शेल -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे nth शेल में एनर्जी पूछता है तो आप -13.6 इंटू Z यानी एटॉमिक नंबर, n यानी शेल नंबर। Z का मतलब एटॉमिक नंबर रख देंगे और n का मतलब शेल नंबर रख देंगे, और आपको उस पर्टिकुलर शेल में
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चलेगी। अब समझ में आया कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस तरफ जाता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और इसको हम किस फॉर्म में बात करते हैं, शेल या ऑर्बिट के फॉर्म में। तो हम शेल के अंदर पहुंच गए। चलिए सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एल। एल का जो नाम है वो है एजीम्यूथल, जो आपको बोलना हो बोलो, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एल का जो नाम है वो एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। ये दूसरा क्वांटम नंबर है। अब ये एल हमको बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल में, और एल बताता है उस शेप, वो ऑर्बिटल का शेप कैसा है, मतलब वो जो 3D स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो 3D स्पेस दिखता कैसा है। भाई 3D क्यूब भी होता है, 3D स्फीयर भी होता है, प्रिज्म भी होता है, तो वो 3D स्पेस है कैसा, ये एल बताएगा। अब एल की कुछ वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आपको मिलनी यहीं तक है, वैसे कुछ भी हो सकती हैं। इंटीजर वैल्यू होंगी, 0 से स्टार्ट होती हैं। कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, 0 से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव इंटीजर दे सकते हो। अब यहां देखो शेप, ठीक है, और साथ में पहले देख लो नेम, कुछ नाम भी दिए गए इनको, और यहां देखो शेप। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने अपना एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया कि शेल के अंदर होगी सब शेल। ठीक है, शेल के अंदर क्या होती हैं, सब शेल। अब ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि अगर दिमाग में आप इमेजिन करो तो ऑर्बिटल वाली चीज इतनी फील नहीं होती है ना, तो इसीलिए एक कंसेप्ट बना जो स्कूल में टीचर आपको बता रहा होगा कि शेल के अंदर होती हैं सब शेल्स। ऐसा कुछ है नहीं, वो तो एक जगह है ऑर्बिटल, उसको जाने के लिए अलग अलग वेरिएबल है। ये तो सिर्फ क्या बता रहा है, शेप कैसा है, बट इसका एक कंसेप्ट बना दिया हमने कि शेल के अंदर सब शेल्स हैं। ठीक है, एक शेल के अंदर 2 सब शेल, एक शेल के अंदर 3 सब शेल ऐसे हो सकती हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो वैसा एनालॉजी भी हो गया कि सबसे पहले शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, असल में क्या बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो हम नेम दे देते हैं S P D F, और यहाँ पे G भी आपको जल्दी यूज नहीं होगा, अभी G वाला ही कोई भी एटम डिस्कवर नहीं हुआ है। तो S P D F, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। याद रखना कि 0 से स्टार्ट करना है, S P D F, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। अगर S है बच्चों तो उसका शेप होगा स्फेरिकल, मतलब वो जो 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल था वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये हो गया S ऑर्बिटल। किससे पता चला इसका शेप स्फेरिकल है, किस चीज से पता चला, L से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिट। P है बच्चों तो डम्बेल शेप, डम्बेल। अब डम्बेल क्या होता है, डंबल जो नहीं उठाते जिससे एक्सरसाइज करते हैं, तो डंबल देखने में कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। दिस इज P ऑर्बिटल, डम्बेल की तरह दिखने वाली। D ऑर्बिटल होता है बच्चों डबल डम्बेल, डबल डम्बेल मतलब 2 डम्बेल। ठीक है, ये हो गया हमारा D ऑर्बिटल, ये एक डंबल और ये दूसरा डंबल। F ऑर्बिटल के बच्चों कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं। ठीक है, कैसे शेप होते हैं भाई साहब, कॉम्प्लिकेटेड मतलब यार जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 लोब हैं, है ना, 2 गोले दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 गोले, तो इनके 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, 8 गोले होते हैं, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स के शेप किसने बताया हमको, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L ने हमको बताया। L0 तो हमने बोला, नाम दे दिया कि शेल के अंदर सब शेल, तो हमने बोला S, 1 पे P, 2 पे D, 3 पे F। और ये S के लिए स्फेरिकल, P के लिए डम्बेल, D के लिए डबल डम्बेल, F के लिए कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको नोट जरूर करो यार, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे आप देखोगे इसके लेक्चर इतने डिटेल में नहीं मिलेंगे, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ जितना कोचिंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देख लिया। अच्छा, अब बात करते हैं L के ऊपर। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो L का हमने नाम रख दिया है सब शेल। ठीक है,
और आपसे अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज पूछें एल क्या दे रहा है, तो आप समझ गए हो, एल शेप ऑफ ऑर्बिटल दे रहा है, मतलब उस 3D स्ट्रक्चर का शेप दे रहा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। एन ने क्या दिया था, एन ने क्या दिया था, शेल नंबर, एन ने क्या दिया था, शेल, एल ने क्या दिया, सबशेल। पर एन की एक्चुअल मीनिंग क्या थी, साइज ऑफ ऑर्बिटल, कितना बड़ा ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब एल की वैल्यूज के ऊपर कुछ लिमिटेशन है, जैसे हम यहाँ पे एन की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे एल की, जब एन 1 है तो एल की वैल्यू 0 है, जब एन 2 है तो एल की वैल्यू 0 1 है, जब एन 3 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 है, जब एन 4 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 3 है। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, क्या समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा कि जो एल की वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है और n से 1 कम तक जा रही। n जब 1 है तो l सिर्फ 0 है, n 2 है तो l 0 भी है 1 भी है, n 3 है तो l 0 भी है 1 भी है 2 भी है, जब ये 4 है तो 0 1 2 3 तक गया। यानी 1 में एक ही सबशेल है 0 वाली, 0 वाली कौन सी सबशेल होती है, s, यानी 1 में सिर्फ 1s होती है, पहली शेल में सिर्फ एक सबशेल 1s। 2 में कौन कौन सी सबशेल है, 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 का मतलब p, l की वैल्यू आपने सीखी थी अभी 0 1 2 3 4, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब f और 4g का मुझे मतलब नहीं है। तो s भी है और p भी है, मतलब 2 शेल में 2s भी है 2p भी है। 3 की बात करें तो 3 से एक कम तक जाना है 0 से, तो 3 में 3s भी है, 1 का मतलब p, 3p भी है और 2 का मतलब d, तो 3d भी है, हर तरह की ऑर्बिटल है। 4 की बात करें तो 4 में s भी है, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f, तो 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। कैसे पता चलेगा l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएगी। अच्छा, मैं यहां पे आपसे एक चीज पूछूं, नंबर ऑफ सबशेल, नोट करते रहना सब, इन आ शेल, नंबर ऑफ सबशेल इन आ शेल, आप मेरे को बताओ पहली वाली में कितनी सबशेल है, 1, दूसरे वाले में कितने सबशेल हैं, 2, तीसरे में कितने हैं, 3, SPD, चौथे में कितने हैं, 4, SPDF, 1 में है S, 2 में है 2, 3 में है 3, 4 में है 4, मतलब नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल या शेल नंबर या तो ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। मैं पूछूं आपसे चौथी शेल में कितनी सबशेल होंगी, 4, 4s 4p 4d 4f, तीसरी शेल में कितनी सबशेल होंगी, 3, 3s 3p 3d, दूसरी शेल में कितनी सबशेल होंगी, 2, 2s 2p। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, जितनी शेल है उतनी सबशेल। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वांटम नंबर था। इसका यूज एक जगह और किया जाता है, जैसा कि इसका आप नाम देख रहे हो, एंगुलर मोमेंटम। तो एक फॉर्मूला बच्चों नोट कर लो, जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L+1। ठीक है, h हमारा प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई, L हमारा एजीमथल क्वांटम नंबर इंटू L+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h/2 पाई अंडर रूट L इंटू L+1। जैसे जेई में और नीट में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे कहा फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल, किस में है, 3p में है। तो यार यहां पे हमें किसकी वैल्यू की जरूरत है, सिर्फ L की। ये 3 किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू 3 है, और P का मतलब आओ सोचें, SPDF, यहाँ L की वैल्यू S पे 0, P पे 1, D पे 2, F पे 3। P का मतलब L की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप यहां से निकाल सकते हो h/2 पाई अंडर रूट
1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1 और जो भी आंसर है √2 इंटू h बाई 2 पाई। ठीक है, जैसे आपसे कहा फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। कहां पे है इलेक्ट्रॉन? एस सबशेल में। तो बच्चों एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी है? 0। तो एल की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, आंसर विल बी 0। अगर एल सबशेल में जाओगे तो आंसर विल बी 0। तो इस तरह से अलग अलग सबशेल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया भाई। तो ये दूसरा क्वांटम नंबर था जो हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में देता है। एस होती है स्फेरिकल, पी होती है डंबल, डी होती है डबल डंबल, एफ होती है कॉम्प्लिकेटेड। मेरी बात सुन ली आपने पक्का? चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गए, थर्ड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर, इसके बिना तो मजा ही खराब है। दैट इज एम। एम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना बच्चों? तो पहले एन आया, फिर एल आया, फिर एम आया। एन को आप बोल रहे थे, उसने बताया शेल 1 2 3 4, एल ने बताई सबशेल SPDF, एम क्या बताएगा? एम एग्जैक्टली ऑर्बिटल बताएगा, एग्जैक्ट कहां पे है ना? ये एक कंसेप्ट है। बट एक्चुअल में एम क्या बताएगा? एम बताएगा ओरिएंटेशन। जैसे एक्चुअल में एन क्या बता रहा था? एन बता रहा था साइज ऑफ ऑर्बिटल। एक्चुअल में एल क्या बता रहा था? वो बता रहा था शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, और एम क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एक्स पे ओरिएंटेट है कि वाई पे ओरिएंटेट है। एम से हमें यह भी पता चलेगा कि कितनी ऑर्बिटल है। एम से हमें यह भी पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये भी पता चलेगा कितनी ऑर्बिटल्स हैं। जरा समझते हैं। शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, एक वेग कंसेप्ट है पर फिर भी इसको दिमाग में डालने के लिए, याद करने के लिए बड़ा आसान है। शेल, शेल के अंदर सबशेल, शेल, शेल के अंदर सबशेल और सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। एक शेल में कितनी सबशेल? जो शेल का नंबर होता है उतनी सबशेल। 1 में सिर्फ एक थी 1s, 2 में 2 थी 2s 2p, 3 में 3 थी 3s 3p 3d, 4 में 4 थी 4s 4p 4d 4f। अब हम बात करेंगे किसी एक गिवन सबशेल में कितनी ऑर्बिटल है, किसी एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल है। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी रेंज है बच्चों m इज लेस देन इक्वल टू प्लस एल, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल। समझाएं इस बात को, हम समझाया जाए, आइए समझते हैं। यहां मैं l की वैल्यू लिख रहा हूं 0 1 2 3। 0 मतलब s सबशेल, 1 मतलब p सबशेल, 2 मतलब d सबशेल, 3 मतलब f सबशेल। यहां m की वैल्यू हम आपको बताते हैं। अब देखो -0 से 0 तक तो एक ही वैल्यू होगी 0। इंटीजर्स होंगी सारी वैल्यूज की, क्या होंगी? इंटीजर्स, और इसमें 0 को आप इंक्लूड कर सकते हो। 1 में बताओ वैल्यू, -l से +l तो -1 0 1। 2 में -2 -1 0 1 2, -2 से +2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं। 3 में -3 -2 -1 0 1 2 3। Now what are these? What are these? These are number of orbitals. Number of orbitals. Number of orbitals. S वाले में 0 एक ऑर्बिटल है जिसका नंबर 0 है। P वाले में 3 ऑर्बिटल्स हैं, -1 0 1। D वाले में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। F वाले में 7 ऑर्बिटल है। सो व्हाट डज द वैल्यू ऑफ m गिव्स अस? वैल्यू ऑफ m से तो खैर ऑर्बिटल नंबर पता चल रहा, और कितनी ऑर्बिटल हैं ये पता चलेगा ये वैल्यूज निकाल के, है ना? जैसे हम बोलें कि 1s, है ना? जैसे हम बोले s में करीबी ऑर्बिटल है 1 तो यहाँ बना लेते हैं। देखो ऐसे बना दिया मैंने, ऐसी समझ के लिए मैंने चौकोर सा। p में कितनी ऑर्बिटल है? 3 तो यहाँ मैं बता देता हूँ 1 2 3। d में कितनी है? 5। जस्ट स्टे विथ मी एंड डोंट वरी। 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही बना रहा। इसमें 7 तो f में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। ठीक है,
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, इन अ गिवन सबशेल कितनी होंगी? L की वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल, L की वैल्यू 2 है तो 5 ऑर्बिटल, L की वैल्यू 3 है तो 7 ऑर्बिटल। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, 2L + 1, चेक करो, L की वैल्यू 0, 2 × 0 + 1 एक ऑर्बिटल, 2 × 1 2 + 1 3 ऑर्बिटल, 2 × 2 4 + 1 5 ऑर्बिटल, 2 × 3 6 + 1 7 ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल कितनी हो गई हमारी? 12 + 1। आइए ऑर्बिटल के अंदर थोड़ी सी और बातें करें आपको, जिससे क्वांटम नंबर की फीलिंग आए। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने चीजें नोट की होंगी, अब जो मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल इज 12 + 1। ठीक, अच्छा आइए कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ बातें समझते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो जाए। डेफिनेटली आप NLM भूल गए होंगे और ये बहुत ही लाजमी था, आपको वीडियो बस ध्यान से देखना था, अब आप समझ पाएंगे सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम n की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ हम L की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ हम m की वैल्यू लिखते हैं। आइए स्टार्ट करें। मैंने बोला n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू याद है कहाँ से कहाँ जाती है? लेस देन इक्वल टू n - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो L की वैल्यू 0 होगी, और n - 1 1 से छोटी तो 0 ही रहेगी सिर्फ। m की बात करते हैं, m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू +L ग्रेटर देन इक्वल टू -L, -L से +L, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 0। अब L 0 का मतलब होता था s, एक ही ऑर्बिटल है तो ये मैंने बना ली, इस ऑर्बिटल का नाम पड़ गया 1s। अभी मैंने बनाई चौकोर है, दिखती ऐसे स्क्वायर नहीं है, शेप तो अलग होगा उसका, मैंने लिख दिया 1s। मैंने n की वैल्यू बोली 2, अब L की वैल्यू बताओ, 0 से लेके 2 - 1 मतलब 1 तक, तो एक 0 भी वैल्यू होगी, एक 1 भी होगी, दो वैल्यू होगी। 0 से लेके 2 - 1 यानी 1 तक तो 0 और 1 होगी इसकी वैल्यू। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। अब m की वैल्यू देखो, -L से लेके +L तक जाएगी, -L से लेके कहाँ तक? +L तक। तो यहाँ पे 0 के लिए क्या होगी? सिर्फ 0, 1 के लिए -1 0 1, यानी 2 में 2 सबशेल हैं s और p, ये रही 2s, और p में 3 है तो मैंने ये बना ली p, ये है 2p। फिर हम 3 में आए, L की वैल्यू 0 से लेके 3 - 1 2 तक जाएगी, यानी 0 1 2 s p d। यहाँ पे आए, m की वैल्यू -L से +L तक, तो यहाँ पे सिर्फ 0, 1 के लिए -1 0 1, और 2 के लिए -2 -1 0 1 2। ये क्या बन गया? एक सबशेल जिसको हम बोलेंगे 3s, ये बनी 3 सबशेल, इसको हम बोलेंगे 3p, ये बनी 5 सबशेल, 5 ऑर्बिटल, वेरी सॉरी पार्डन मी, ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे 3d, है ना? ठीक है, तो आप देख रहे हो s में हमेशा एक ऑर्बिटल मिलती है, जब भी s आ रहा है तो एक ऑर्बिटल, जब भी p आ रहा है तो 3 ऑर्बिटल, जब भी d आ रहा है तो 5 ऑर्बिटल। चलिए आप यही चीज अब मेरे लिए करके दिखाइए, n = 4 रखकर। पॉज करिए वीडियो बच्चों, समय आ गया, पॉज करिए वीडियो और n = 4 पे खुद से ट्राई करें आप, n = 4 पे खुद से ट्राई करें। L की वैल्यू होगी 0 1 2 3, मतलब s p d f तीनों होगी, चारों होगी। m की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ -1 0 1, यहाँ पे -2 -1 0 1 2, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2। आइए, ये कितनी ऑर्बिटल है? एक ठो 4s, ये 3 ऑर्बिटल 4p की, ये 5 ऑर्बिटल 4d की, और ये 7 ऑर्बिटल 4f की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 7, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल करके हम अपना लेक्चर अपना अलग देखेंगे, जिसमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, नोड क्या होती है, एंटी नोड क्या होती है, और श्रोडिंगर की इक्वेशन से इनका थोड़ा सा रिलेशन भी बताना है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल अपना अलग लेक्चर होगा। अभी पहले ऐसे समझ लो, थोड़ा बहुत आज समझाया, अभी ये चीज़ समझ में आ रही है। 4s, ये कितनी ऑर्बिटल है? 1 4p 3, है ना? जैसे जो इनका भी नाम दिया हुआ है, px py pz, ये बता रहा है कि x एक्सिस में ओरिएंटेड है, जो इलेक्ट्रॉन है वो x में मिलेगा। भाई ये होता है ना डम्बल, ये होता है ना डम्बल, p डम्बल,
तो px मतलब इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस में, py इलेक्ट्रॉन जो है वो y एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से pz। ऐसे ही d में भी 5 हमारे अलग अलग नाम बनते हैं, अभी उस पर बात नहीं कर रहे, अभी ये कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। पहले आप NLM को न्यूमेरिकली भी समझ लो, है ना, कि किसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम आपसे। हम पूछते हैं हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इज इक्वल्स टू 3। n इज इक्वल्स 3 में कितनी सबशेल कितने ऑर्बिटल। तो आइए n l m बना के करते हैं, मजा आएगा, फिर फॉर्मूले से भी कर लेंगे। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू क्या क्या होगी बोलो 0 और बोलो 1 और 2, m की वैल्यू 0 1 के लिए -1 0 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2। ठीक, ये हो गई क्या सबशेल्स, ये हो गए हमारे ऑर्बिटल्स। तो सबशेल SPD कितनी सबशेल है 3, तो नंबर ऑफ सबशेल कितनी है 3। किसके इक्वल आ रहा है ध्यान से देखो, शेल नंबर के। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, 1 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल और ये 5 ऑर्बिटल, 1 3 5 कितने हो गए 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell not in a subshell, in a shell is equals to कितने आ रहे हैं 9, which if you see is 3 square is equals to n square। ठीक, तो यहां से आप एक फॉर्मूला और अपने कॉपी में डाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। 3 में कितने ऑर्बिटल होंगे 9, 4 में कितने होंगे 16, 5 में कितने होंगे 25। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल n स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपको और लिखाया था, भूलना मत, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, ये कितने हैं 12 + 1, 12 + 1। यहां पे चेक करो l की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 1 और ऑर्बिटल कितने हैं 3, l की वैल्यू 1, 2 1 = 2 + 1 3, l की वैल्यू 2, 2 2 = 4 + 1 5 ऑर्बिटल। ठीक है, इसको नोट कर लिया है, हाँ सही है, समझ में आ रहा है, जान तो नहीं निकल गई अभी आपकी। अच्छा चलो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फाइंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इज इक्वल्स टू 2, तो सीधा सीधा आंसर कितना होगा तुम्हारा 4। ऑर्बिटल्स क्या है n स्क्वायर के बराबर, बना के देख लो n l m, खूब बनाओ इसमें, अभी खूब प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में जितना प्रैक्टिस बना करोगे ना उतना मजा आएगा, हाथ सेट होगा। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू बोलो क्या होगी 0 1 और 2 तो होगी नहीं, l क्या होता है लेस देन इक्वल टू n - 1, कहाँ से स्टार्ट होती है 0, तो 0 होगी 1 होगी 2 - 1 तो नहीं। ठीक है, m की वैल्यू बोलो, m की वैल्यू बोलो 0, यहाँ पे -1 0 1। ठीक है, -l से लेके +l तक वैल्यू लेगा। तो एक ऑर्बिटल ये हुई 2s वाली और 3 ऑर्बिटल ये हुई कौन सी 2p वाली। टोटल ऑर्बिटल कितनी हो गई 4, जो कि हम सीधा बता रहे थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल किसके इक्वल है n स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा 4, और दिख भी रही हैं 4। अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, मज़ा आ गया है, समझ में आ गया है कि अभी भी नहीं आया है? पक्का बताइए, आ गया है कि नहीं आया है? आ गया होगा अब तक, पक्का। चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वांटम नंबर की, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर की वेव के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, 3 ही सॉल्यूशन थे, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये ऑर्बिटल के बारे में भी नहीं बता रहा। अब ऑर्बिटल मिल गया है, ये बस ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, जो बोहर का मॉडल है, पर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स
own axis, about its own axis. This is not a solution of Schrödinger wave equation. S की दो वैल्यूज हो सकती हैं, इधर +12 और -12. ऐसे ही रेंडमली दे दी, उनका मन किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने दे दी. उन्होंने बोला +12 क्लॉकवाइज घूमने के लिए और -12 एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए. नहीं 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 नहीं, +12 एंटी, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी. ठीक है, +12 कभी ये नहीं बोलता कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज. बस अगर आपने क्लॉकवाइज को +12 दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज को -12 देना. कोई इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपने बोल दिया उसका S +12 है, तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसके स्पिन को -12 बोल देना. बस ये स्पिन क्वांटम नंबर है जो लास्ट में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा, उस ऑर्बिटल के अंदर, उस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद कैसे घूम रहा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. एंड दिस कंप्लीट्स द 4th क्वांटम नंबर. तो 4 क्वांटम नंबर पढ़ते ही हमारे पास एक थ्योरी आ जाती है विच इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनके बिना ये टॉपिक अधूरा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नो 2 electron can have same set of 4 quantum numbers. No 2 electron can have same set of 4 quantum numbers. 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता. ये पॉलीज का प्रिंसिपल है. भाई स्पेस में अगर कोई एक पॉइंट है तो वहां 2 चीजें नहीं रह सकती. गॉट इट? उस पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट है तो वहां एक ही चीज हो सकती है. सो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और स्पेसिफिक करता हूं, इन द सेम एटम can have 4 set of 4 quantum numbers. No 2 electrons in a same atom can have same set of 4 quantum number. 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हों तो उनका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता. 3 हो सकता है, 4 नहीं. इसका मतलब कि n की वैल्यू मान लो मैंने ले ली 1. इसके लिए l की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 0. और m की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0. कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मैंने n l m लिख लिया. ध्यान देना, n की वैल्यू ली 1, तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेके इसके, है ना, भूलो मत यार, n-1 और ये 0. ठीक है, 0. m की वैल्यू क्या होती है हमारी? +l से -l, तो आएगी 0. ये बना एक ऑर्बिटल. अब जो s की वैल्यू है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता हो n l m सेम हो पर उनकी s की वैल्यू डिफरेंट होगी. जैसे एक की +12, एक की -12, 2 ही वैल्यू ही है हमारे पास. 2 इलेक्ट्रॉन थे, हो सकता है उसका n l m तीनों सेम हो. मतलब इस स्पेस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि उनका n l m सेम है. हो सकता है उनका s डिफरेंट कर दें, पर s डिफरेंट करने के कितने तरीके हैं? सिर्फ 2. नहीं आया. 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता हो n l m सेव हो सकता हो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, क्योंकि 3 तो सेम हो सकता है. कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम. 3 तो सेम हो सकता है, तो हो सकता है इसके अंदर 10-12 इलेक्ट्रॉन जा सकते हो, पर उनका चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए. 3 तो सेम हो सकते हैं, चौथा डिफरेंट. अब चौथा डिफरेंट 2 ही तो अवेलेबल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2. एक वो चला जाएगा जिसका स्पिन +12 है, और एक वो चला जाएगा जिसका स्पिन -12 है. इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं जा सकते. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग है. एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होगा 100 +12 और एक का एड्रेस होगा 100 -12. सो दे डू नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स. पर अगर इस ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन में डालना चाहूं तो NLM की वैल्यू तो फिक्स हो गई इस ऑर्बिटल की वजह से, और S की वैल्यू 2 ही अवेलेबल थी, दोनों यूज कर चुके.
अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल सकते बिकॉज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कितने लोग को पक्के समझ में आया आज? नहीं आया? नहीं आया, मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया आज। 10-12 इलेक्ट्रॉन का एनएलएम सेम हो सकता है, 3 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं, मेरी बात सुनो, 3 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं, पर चारों सेम नहीं हो सकते। तो 3 सेम हो गए मान लो कई इलेक्ट्रॉन के। अब चौथे में कितने ऑप्शन है? 2 ही तो ऑप्शन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो अंदर जा पाएंगे। तो इसी प्रिंसिपल को पॉलीज ने एक तरह से और स्टेट किया, एक और तरह से स्टेट किया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन can be present in an orbital. Only 2 electrons with opposite spin can be present in an orbital. एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता था। अगर इनका स्पिन भी मैं सेम कर दूं तो इनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डालूं तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि एक ने ले लिया +½ एक ने ले लिया -½ एक बात और सुनो, हो सकता हो इस वाले की वैल्यू को मैं +½ लिखूं, हो सकता हो इस वाले को -½ लिखूं, तो ये मत देखना किसकी मुंडी ऊपर है किसकी मुंडी नीचे, वो सब यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका है। ये था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल से आते ही हमें एक बड़ा कंक्लूजन मिला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आया कि 1 ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, और स्पिन भी ऑपोजिट होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 शेल या इन 3rd शेल, इन 2nd शेल का करते हैं। इन 2nd शेल मतलब n = 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है निकालने हैं। तो यार एक तो बड़ा आसान तरीका है, तुमने बचपन पढ़ रखा होगा 2n² करके, सबने पढ़ा होगा 2n² कर देंगे ना, 2 × n का स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकालते थे 2nd में 3rd में, तो 2 का स्क्वायर 4 2 = 8। आओ इसको आज बना के करें, फील करें, n l m s आ जाओ, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे लिखना भी नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2। l की वैल्यू क्या क्या होगी? 0 1 2। m की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 0 1, यहाँ पे -2, सॉरी ये तो होगी नहीं है। l की वैल्यू क्या होती है? लेस देन इक्वल टू n - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 1 इससे एक कम होगी, ठीक, ये हो गई m की वैल्यू। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, एक का स्पिन +½ एक का -½ इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8। फील हुई बात? फील हुई बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल का आंसर वही है 2n², ऐसी कोई खास बात नहीं आई इसमें भी, पर फील हुई बात, ये समझ में आई। ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे तब ये कैलकुलेशन मैच की, ठीक है। फॉर्मूलेज लिख लें, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। चलो एक बार मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। 1 में एक सबशेल है s, 2 में 2 है 2s 2p, 3 में 3 है 3s 3p 3d। अच्छा, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? n²। कितने होंगे? n²। देखो एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2n²। एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n²। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड कर दिया तो कितना आया? n²। ऐसे भी समझ सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं? ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 2l + 1, ठीक। और लास्ट में भी हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन अ सबशेल। ये कैसे करोगे, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक सबशेल में ऑर्बिटल कितनी है 2l+1 और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो जाएंगे 2 × 2l+1। कहीं भी चेक कर लो, एल की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, एल की वैल्यू p ले ली है ना, एल को हमने p ले लिया, p मतलब 0 1 2 3 s p, एल की वैल्यू हमने p ले ली, तो p में ऐसे 3 बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे चेक करो 2 × 2 × p लिए हमने p, 2 × एल की वैल्यू कितनी है 1+1, तो 2 1 2 +1 3 3 2 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टेस्ट करके भी देख सकते हो सारे फॉर्मूले। चलिए इतने फॉर्मूलेस देखने के बाद आपको हम इसको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n², तो 4 का स्क्वायर 16 2 32। जरा इसको बना के देखा जाए, NLM, ये फोर्थ, L की वैल्यू बोलो 0 1 2 3, इससे एक कम, M की वैल्यू 0, 1 में -1 0 1, 2 में -2 -1 0 1 2, 3 में -3 -2 -1 0 1 2। ठीक, अब इसको हम बनाएं तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे कितनी 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितनी 5 ऑर्बिटल, और यहाँ पर कितनी 7 ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसमें 2 2 2 कितने हो गए 6, 2 2 2 2 2 कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन 14, जरा गिनो 14 6 20 10 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। बोलिए अब आपको लॉजिक समझ में आने लगी है, अपने आप बना के आप कर लेंगे इस चीज़ को। आइए सवाल करके देखते हैं, तब पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन for which n is equals to 2, m is equals to 0 and s is equals to +½ l गायब है। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेच करने हैं आपको जिसके लिए n की वैल्यू 2 हो, m की वैल्यू 0 हो, s के लिए +½ तो पॉज करके खुद से ट्राई करिए जरा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। n l m s, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू होगी 0 1, अपने आप पता है हमको, m की वैल्यू 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 1, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल किसमें, ये s है, ये p है, p में जो 3 ऑर्बिटल है, एक -1 एक 0 एक 1, एक px एक py एक pz। अब ऐसा भी कुछ श्योर नहीं है, x को इधर लिख सकते हैं, y को इधर, ये सब ऐसे कुछ नहीं है, बस एक नंबर ऐसी है। ठीक है, अब m की वैल्यू 0 किसके किसके लिए, देखो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है 0, और इसमें से इसके लिए m की वैल्यू कितनी है 0। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2, इसके अंदर कितने होंगे 1 2, तो n की वैल्यू 2 सबके लिए है, m की वैल्यू 0 इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन इन वाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, और s की वैल्यू +½ इसमें से एक की +½ एक की -½ तो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इसमें से +½ -½ तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लो। टोटल कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ 2, एक ये वाला, एक इसमें से कोई एक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब खुद से ट्राई करिएगा, फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3, s इज इक्वल्स टू -½ बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक, तो आंसर होगा 9। आइए देखते हैं कैसे बना के करेंगे। n l m s, n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू 0 1 2, m की वैल्यू 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2। आइए एक यहाँ बना, यहाँ कितने बनेंगे 3, यहाँ कितने बनेंगे 5। ठीक, अब s की वैल्यू -½ n की वैल्यू 3 हो, n की वैल्यू 3 इन सब के लिए होगी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2, 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 इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3। अब वो इलेक्ट्रॉन ढूंढ लें जिसकी s की वैल्यू -½ हो, तो इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो सब में से एक निकाल लो। 1 2 3 4, भाई एक की +½ एक की -½ एक की +½ माइनस, तो सिर्फ -½ वाले लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9। तो हमने तुरंत कैसे बताया बच्चों, n इज इक्वल टू 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर होंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 में से आधे आधे होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ होगा, 18 में से आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ होगा, तो आधा करके 9 बता दिया। या तो आप बना के बनाओ तब भी सही है, ठीक है, बना के बताओ तो सबसे बेस्ट है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरह का, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड मॉड m इज इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। चलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पता लगा लिए जिसके लिए n इज इक्वल्स टू 3 हो और मॉड m इज इक्वल्स टू 1 हो। तो आइए n l m s, n की वैल्यू 3, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, l की वैल्यू 0 1 2, m की वैल्यू 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। s की कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब s की वैल्यू +½ भी हो सकती है, s की वैल्यू -½। n इज इक्वल्स टू 3 इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए n की वैल्यू 3 है। मॉड m इज इक्वल्स टू 1, यहाँ m की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ -1 0 1 -2 -1 0 1 2, तो मॉड m1 हो, तो मॉड m1 इसके लिए भी, इसके अगर मॉड लगाओगे -1 से 1 आएगा, तो एक तो ये वाले, यहाँ भी मॉड लगाओगे, m की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मॉड लगाओगे तो 1 आएगा, ये वाला तो -2, इस पे मॉड लगाओगे तो 1 आएगा, और इस पे, यानी कितनी ऑर्बिटल हुई 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, सो 8 इलेक्ट्रॉन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वांटम नंबर का टॉपिक था। अब इसके बाद हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s कैसे करते हैं, जिसके लिए हमको अफबाउस प्रिंसिपल और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।